ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं वोकेबलरी के। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जो है पहले जाके उसको देख लीजिएगा, उसके बाद में ये 3rd वीडियो है, इसको वॉच कीजिएगा। और उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो उससे पहले वॉच कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को जो है शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है ICPM। ये क्या लिखा हुआ है? ये हमारे दांतों के प्रकार हैं। आई मीन्स इंसाइजर होता है, और C मीन्स कैनाइन होता है, और P मीन्स प्रीमोलर होता है, और M मीन्स मोलर होता है। देखिए इंसाइजर होते हैं 4, और ये 2 जोड़ी होते हैं, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। उसके बाद ये कैनाइन जो होते हैं ये 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। ये 8 ऊपर होते हैं और 8 नीचे होते हैं, और ये 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। उसी तरीके से ये जो है टोटल मिला के 8 होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं तो 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। और इसी तरीके से ये जो है टोटल मिला के 12 होते हैं, और ये 6 ऊपर होते हैं और 6 नीचे होते हैं। तो आपको ये बस इतना याद रखना है कि देखिए इंसाइजर होते हैं जो नीचे के 4 दांत होते हैं, और कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। ये दांतों के प्रकार हैं। इनसे जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो यहाँ से पूछा जाएगा, इससे पूछा जाएगा। कैनाइन जो होता है वो कुत्तों से संबंधित होता है। कहीं पे अगर कैनाइन लिखा है तो रिलेटेड टू डॉग, वो आपको रिलेटेड टू डॉग होगा। अब देखिए इंसाइसिव इंसीजर जो दांत होते हैं, जो नुकीले दांत होते हैं उनको इंसीजर कहा जाता है। उसी से ये ईडियम एक बनता है इंसाइसिव क्वेश्चन। ये एक फ्रेजल वर्ब बनती है इंसाइसिव क्वेश्चन। इंसाइसिव उसके आगे जब क्वेश्चन लगा देते हैं, यानी कि ऐसा सवाल किसी से करना जो बहुत तीखा हो। ये जो इंसाइजर मीन्स होता है नुकीले, उसी से बना इंसाइसिव। तो इंसाइसिव क्वेश्चन यानी कि ऐसा सवाल जो बहुत तेज़ी से चुभे किसी को, यानी कि नुकीला सवाल, बहुत चुभने वाला सवाल, बहुत प्रॉब्लम मतलब ट्रबल देने वाला सवाल। ऐसा सवाल करना जो किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट करे। तो इससे आपको याद रखना है इंसाइसिव क्वेश्चन। फिर उसके बाद अगर डॉग की बात आई है तो लिखा है एवरी डॉग हैज हिज डे। यानी कि इसका मतलब क्या है? ये एक फ्रेज है। इसका मतलब है कि हर एक का दिन आता है। एवरी डॉग हैज हिज डे, इसका मतलब ये है। ये एक फ्रेज है। ये आपको जो है जब फ्रेज वाला पोर्शन आप करेंगे वहाँ पे मिलेगा, ये वहाँ पे आपको मिलेगा। जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो फ्रेज वाले आप जहाँ पे फ्रेज आप सॉल्व करेंगे, ईडियम फ्रेज मुहावरे, वहाँ पे ये मिल जाएगा। एवरी डॉग हैज हिज डे, हर एक का दिन आता है, कुत्ते के भी दिन आते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है विद डॉग्ड डिटर्मिनेशन। इसका मतलब ये है दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेना, किसी भी चीज़ की दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेना। विद डॉग डिटर्मिनेशन, किसी भी चीज़ की दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेना। उसके बाद अगर बात आई है डॉग की, तो डॉग से जितने भी जो भी बनता है मैं आपको सभी बता देता हूँ। लिखा हुआ है रैन कैट्स एंड डॉग, लिखा हुआ है रैन कैट्स एंड डॉग, यानी कि मूसलाधार बारिश। ये भी एक फ्रेज है, ये भी एक मुहावरा है, चलता है। लिखा हुआ है हैविंग टोरेंटियल रेन, इसका क्या मतलब होता है? इसका भी मतलब होता है मूसलाधार बारिश। तो आपको मूसलाधार बारिश के लिए 2 यहाँ पे मुहावरे मिल गए हैं, एक तो रैन कैट्स एंड डॉग और एक हैविंग टोरेंटियल रेन। उसके बाद जब मूसलाधार बारिश का आपको इंग्लिश पता हो गई, तो यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ इंसेसेंट रेन। इंसेसेंट रेन मीन्स क्या होता है? लगातार बारिश का होना, लगातार बारिश का होना। अब जब आपको लगातार बारिश होना पता चल गया है, तो रुक रुक की बारिश होती है, उसकी क्या इंग्लिश होती है? तो इंटरमिटेंट रेन। इंटरमिटेंट रेन का मतलब होता है कि रुक रुक के बारिश होना। लिखा हुआ इंटरमिटेंट रेन, यानी कि रुक रुक कर बारिश होना। उसके बाद अगला वर्ड लिखा हुआ ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग मीन्स होता है बूंदा बांदी, यानी कि जब भी आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि बूंदा बांदी होने लगती है, तो उसका मतलब होता है बूंदा बांदी, ड्रिजलिंग कहलाती है। वो स्लीट गंदगी होती है, यानी कि जब ओला गिरता है उसकी जो गंदगी होती है उसे क्या कहते हैं? स्लीट, SLEET, स्लीट कहा जाता है। चलिए मैं आपको ये सब करवाऊंगा आगे। देखिए उसके बाद लिखा है फेटफुल डे। फेटफुल डे, फेटफुल डे मीन्स क्या होता है? दुर्भाग्य का दिन। जैसे आज जो है ऋतिक रोशन की डेथ हो गई है, तो ये आज का जो डे है वो बहुत ही
फेटफुल डे है, डी डे, इम्पोर्टेंट डी डे अगर लिखा हो, डी डे तो कहीं पे लिखा हो तो अगर, तो इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट डे, रेड लेटर डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे। इस तरीके से मैं आपको सभी करवाऊंगा आगे चल के। लिखा है ट्रिपल, ट्रिपल तेहरा, यहाँ पे डबल भी लिख सकते हैं, DOUBLE, डबल भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है वेमी, WHAMMY, वेमी, ब्लो, BLOW, ब्लो, तो उसके बाद सैक, SHOC के शॉक, और सेटबैक, ये चारों का मतलब होता है आघात। तो यहाँ पे ट्रिपल वेमी कहीं पे अगर लिखा हो, ट्रिपल वेमी, ट्रिपल ब्लो, ट्रिपल शॉक्स, ट्रिपल सेटबैक, यानी कि तेहरा आघात। कहीं पे अगर डबल लिख देंगे तो दोहरा आघात। इस तरीके से इनका सबका मतलब होता है आघात, आघात या धक्का। उसके बाद अगला वर्ड दिया हुआ है स्लिथर, स्लिथर, SLITHER। स्लिथर मीन्स होता है, देखिए जो सांप रेंगता है, रेंगना, इसका मतलब होता है रेंगना, लेकिन किसका, सांप का रेंगना। स्लिथर मीन्स होता है रेंगना, लेकिन किसका, सांप का रेंगना। जब सांप रेंगता है तो उसे क्या कहा जाता है, स्लिथर। देखिए उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्रावेल, CRAWL, क्रावेल। क्रावेल मीन्स भी होता है रेंगना, रेंगना होता है। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी मूवी में कि जब आर्मी की जो हमारे सैनिक होते हैं वो रेंगते हैं ज़मीन में, तो उसे क्या कहा जाता है, क्रावेल, CRAWL, क्रावेल, यानी कि सिपाहियों का रेंगना, किसी भी सिपाही का रेंगना। उसके बाद लिखा हुआ क्रीप, इसका मतलब भी रेंगना होता है। इसका मतलब होता है कीड़े मकोड़े जब रेंगते हैं, कीड़े मकोड़ों को रेंगना, तो क्या कहलाता है, क्रीप। तो देखिए आपको रेंगने के यहाँ पे आपको 3 वर्ड मिले हैं, एक तो स्लिथर हो गया, सांप का रेंगना, उसके बाद क्रावेल हो गया जो सिपाहियों का रेंगना होता है, और उसके बाद यहाँ पे मिला है आपको एक वर्ड क्रीप, क्रीप मीन्स कीड़े मकोड़ों का रेंगना। उसके बाद अगला वर्ड यहाँ पे दिया है इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी मीन्स क्या होता है, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन। कीड़े मकोड़ों की स्टडी जब आप पढ़ करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, इंटोमोलॉजी। ये आपको 1 वर्ड में मिल जाएगा, ये आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 2-3 ईडियम दिए गए हैं। लिखा हुआ है ब्लो ऑन वंस ट्रम्पेट, लिखा हुआ है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, TRUMPET। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अपनी ही बात करना, हर जगह पे अपनी ही बात करना, अपनी ही बात करना, अपनी ही बात करना। हर जगह पे कोई भी बात चल रही हो उसमें अगर अपनी आप बात कर रहे हैं, हर जगह पे अपनी ही बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ब्लो ऑन वंस ट्रम्पेट। इसी का मिलता जुलता एक दूसरा आइडियम है, ब्लो बाई ब्लो अकाउंट, ब्लो बाई ब्लो अकाउंट, यानी कि सिलसिलेवार लेखा जोखा, किसी भी चीज़ का लेखा जोखा वो हो सिलसिलेवार लेखा जोखा। तो ये 2 आपको इडियम याद रखना है, एक ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट और एक ब्लो बाय द ब्लो अकाउंट। तो ब्लो वंस ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी ही बात करना, हर जगह पे अपनी ही बात करना या अपनी सेखी बगाड़ना। ब्लो बाय ब्लो अकाउंट मीन्स होता है सिलसिलेवार लेखा जोखा। उसके बाद अगला इडियम दिया हुआ है स्टॉर्म इज फार फ्रॉम ब्लोइंग अवे। इसका क्या मतलब है, तूफान की तरह पक रहा है या तैयार हो रहा है। मतलब कि कोई भी चीज़ है वो जो तूफान की तरह बहुत तेज़ी से तैयार हो रही है या पक रही है, उसके लिए इडियम क्या आता है, स्टॉर्म इज़ फार फ्रॉम ब्लोइंग अवे। ये दोस्तों बहुत हाई लेवल की इंग्लिश है, तो ये अगर आपको पता है, ये चीज़ें आपको पता है, तो आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वोकेबलरी सेक्शन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद अगला लिखा हुआ है स्टॉर्म इज़ फार फ्रॉम ब्लोइंग अवे। इसका मतलब है मुसीबत हटने को तैयार ही नहीं, यानी कि मुसीबत जो है आपके हर बार आपके सामने मुसीबत आ जा रही है, हटने को तैयार नहीं। उसके लिए आपको ये इडियम याद रखना है, स्टॉर्म इज़ फार फ्रॉम ब्लोइंग अवे, यानी कि मुसीबत हटने को तैयार नहीं। उसके बाद अगला जो फ्रेज दिया हुआ है स्टॉर्म इज ब्रेविंग, स्टॉर्म इज ब्रेविंग, यानी कि तूफान की तरह पक रहा है, यानी कि तैयार हो रही है कोई चीज़, आपके आपके मुसीबत बनने के लिए कोई चीज़ तैयार हो रही है, तूफान की तरह पक रही है। कोई चीज़ जो है वो आपके मुसीबत बनने के लिए तैयार हो रही है या वो तूफान की तरह पक रही है। उसके बाद लिखा है थ्रो टेंटर्म्स। थ्रो टेंटर्म मीन्स क्या होता है, ये भी एक फ्रेज है, बखेड़ा खड़ा कर देना, बखेड़ा खड़ा कर देना, यानी कि छोटी सी बात का बहुत बड़ा कर देना, बखेड़ा खड़ा कर देना, तो इसका ये मतलब होता है। उसके बाद अगला वर्ड है क्रिएट रकस, रकस या बरवाल। देखिए ये जो बरवाल लिखा हुआ है, आजकल हम लोग इसे बवाल कहते हैं, आजकल हमने इसका जो बोलते बोलते इसको जो है बरवाल को बवाल कहने लगे। तो ये ब्रिटिशियस जो जिन लोगों ने इंग्लिश बनाई है
वो लोग जो बवाल को ब्रवाल कहते थे, तो यहीं से ये वर्ड निकला है क्रिएट रकस या ब्रवाल। तो यानी कि इसका क्या मतलब है कि बवाल खड़ा कर देना, बखेड़ा खड़ा कर देना कहीं भी। तो इसका ये मतलब है कहीं भी बवाल खड़ा कर देना। तो ये ब्रिटिशियस का ये वर्ड था ब्रवाल, आज हम लोग क्या यूज करते हैं, बवाल। उसके बाद अगला वर्ड है, उसके बाद अगला जो इडियम याद रखना है आपको, स्टेयर अप ए हार्नेस्ट नेस्ट। हार्नेस्ट नेस्ट, स्टेयर अप ए हार्नेस्ट नेस्ट, यानी कि बैठे बैठाए मुसीबत मोल ले लेना, बैठे मुसीबत मोल ले लेना। स्टीयर अप हॉर्नेट्स नेस्ट, ये ईडियम आपको, इतने ईडियम याद रखना है। आप जब बार बार वीडियो को वॉच करेंगे आपको ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएंगे। चलिए एक बार मैं आपको तेज़ी से रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए लिखा हुआ है फैटल डे दुर्भाग्यपूर्ण दिन। उसके बाद लिखा हुआ ट्रिपल वेमी ब्लो सैक या सेटबैक, यानी तेहरा आघात, इन सब का मतलब होता है आघात। उसके बाद लिखा हुआ स्लिथर रेंगना, किसका रेंगना, सांप का रेंगना। उसके बाद लिखा हुआ क्रावल, किसका रेंगना, सिपाही का रेंगना। उसके बाद लिखा हुआ क्रीप, क्रीप की कीड़े मकोड़ों का रेंगना। उसके बाद लिखा हुआ एंटोमोलॉजी, यानी कीड़े मकोड़ों को अध्ययन। उसके बाद लिखा हुआ ब्लो ऑन्स ओन ट्रम्पेट, अपनी ही सेखी बगाड़ना, अपनी ही बात करना। उसके बाद लिखा हुआ है ब्लो बाय द ब्लो अकाउंट, यानी कि सिलसिलेवार लेखा जोखा। उसके बाद लिखा है स्टॉर्म इज़ फार फ्रॉम ब्लोविंग अवे, यानी कि मुसीबत हटने को तैयार ही नहीं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है स्टॉर्म इज ब्रेविंग, यानी कि कोई मुसीबत तैयार हो रही है आपके लिए, आप उस मतलब आपके सामने आने के लिए कोई चीज़ तैयार हो रही है, या तूफान जो है तैयार हो रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है थ्रो टेंटर, बखेड़ा खड़ा कर देना। उसके बाद लिखा हुआ है क्रिएट रकस या ब्रवाल, यानी कि बवाल खड़ा कर देना, कहीं किसी भी बात, थोड़ी सी बात का बहुत बड़ा बवाल बना देना। उसके बाद लिखा हुआ है स्टेयर अप ए हॉर्नेट नेस्ट, मुसीबत बैठे बैठे मुसीबत मोल ले लेना। उसके बाद चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। लिखा हुआ है, देखिए वेनम मीन्स होता है जहर। वेनम मीन्स मैंने आपको ये वर्ड कराया है, वेनम मीन्स क्या होता है, जहर होता है। उसी से ये बना है वेनोमस स्पीच, वेनोमस स्पीच यानी कि जहर वाली स्पीच, जहर वाली स्पीच। उसके बाद लिखा हुआ पैसियोनेट स्पीच। उसके बाद लिखा हुआ हेट स्पीच। उसके बाद लिखा हुआ है इन्फ्लामेटरी स्पीच। उसके बाद अगला वर्ड है हरंगुए, बार्ब, रेंट, विट्रॉयल और डिट्राइव। इन सारे वर्ड का क्या मतलब होता है, इन सारे वर्ड का मतलब होता है कि ऐसी भाषा बोलना जिससे लोग भड़क जाएं, जहरीले भाषण देना, भड़काऊ भाषा का प्रयोग करना, इन सभी का ये मतलब होता है। देखिए आप लोगों को इंग्लिश तो अच्छे से याद हो जाती है वोकैब, लेकिन उनका हिंदी मीनिंग आप लोगों को अच्छे से याद नहीं हो पाता है। इस वीडियो की यही खासियत है कि मैं आपको हिंदी जो मीनिंग उसकी है वो उसका जो है जड़ से बिल्कुल बताऊँगा कि वर्ड का कैसे, इसका क्या मतलब होता है। और आपको हिंदी इनकी सबकी एक ही याद करना है, इंग्लिश आपको अलग अलग याद करनी है, तब आप जल्दी से याद कर लेंगे। वहाँ पे जब आप किताबों से पढ़ते हैं तो क्या होता है कि आपको हर वर्ड की अलग अलग हिंदी भी याद करनी होती है और इंग्लिश तो याद करनी ही होती है, लेकिन यहाँ आपको ढेर सारे वर्ड की एक ही हिंदी मीनिंग याद करनी है। इस वीडियो की ये खासियत है। तो देखिए वेनोमस स्पीच, VENOMOUS, विनोमस स्पीच। पैसियोनेट, PASSIONATE, पैसियोनेट स्पीच। हेट स्पीच, हेट स्पीच, HATE हेट स्पीच। उसके बाद लिखा हुआ इन्फ्लामेटरी, INFLAMMATORY, इन्फ्लामेटरी। फिर उसके बाद लिखा हुआ हरंगुए, HARANGUE, हरंगुए। बार्ब, BARB, बार्ब। RANT, रेंट। विट्रॉयल, VITROIL, विट्रॉयल। डिट्राइव, DIATRIVE। इन सब का मतलब होता है कि भड़काऊ भाषा का प्रयोग करना। तो याद रख लेना है आपको, जब ये 2-3 बार आप लिख के याद करेंगे या 2-3 बार पढ़ेंगे और हर दूसरे तीसरे दिन आप देखेंगे ये सब, तो आपको ये सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको ये जो है, अगर नोट कर रहे हैं तो इसको जो है प्लीज़ अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। देखिए उसके बाद लिखा है वेक्टर बॉर्न डिसीज़। वेक्टर बॉर्न डिसीज़ का क्या मतलब होता है, जो बीमारी कीड़े मकोड़ों से फैलती है उसे क्या कहा जाता है, वेक्टर बॉर्न डिसीज़। तो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ का मतलब आपको पता चल गया। उसके बाद लिखा हुआ है एयर बॉर्न डिसीज़, जो बीमारी हवा से फैलती है उसे क्या कहा जाता है, एयर बॉर्न डिसीज़। तो उसके बाद लिखा हुआ है वाटर बॉर्न डिसीज़, जो बीमारी पानी से फैलती है उसे क्या कहा जाता है, वाटर बॉर्न डिसीज़। उसके बाद लिखा हुआ है एयर बॉर्न डिसीज़, जो बीमारी हवा से फैलती है, ये आपको मैंने करा दिया है। तो चलिए फिर से देख लीजिए, एयरबॉर्न डिसीज़, डिसीज़ मीन्स होता है बीमारी, तो जो बीमारी हवा से फैलती है उसे क्या कहा जाता है, एयरबॉर्न डिसीज़। लिखा हुआ है अगला जो ईडियम है, ये ईडियम है, लिखा हुआ है ए स्नेक इन द ग्रास, यानी कि एक सांप है जो घास में पड़ा हुआ है और आपने देख नहीं पाया, उसने आपको काट लिया। तो उसने क्या किया, आपको धोखा दिया। तो इसका मतलब होता है ए आस्तीन का सांप,
ए स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप। ये जो है ईडियम है, मुहावरा हिंदी में भी चलता है लेकिन इसका इंग्लिश में ये होता है, और ये मुहावरा कई बार जो है पूछा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है पास्चर, PASTURE। पास्चर मीन्स क्या होता है? घास का मैदान। जो घास के मैदान आप लोग पार्कों में देखते हैं वो होता है पास्चर। पास्चर का मतलब होता है घास का मैदान। उसके बाद यहाँ पे एक इडियम दिया गया है, लुक फॉर ए ग्रीन पास्चर। इसका मतलब क्या है कि अपने लिए एक अच्छा विकल्प तलाशना। लिखा हुआ है, आप लोग ईडीएम फ्रेज जो होते हैं उनकी इंग्लिश कुछ और होती है लेकिन उनका अर्थ जो है वो कुछ और ही निकलता है। तो यहाँ से देखो, लुक फॉर ए ग्रीन पास्चर, यानी कि लुक मीन्स देखना, फॉर ए ग्रीन एक हरा, और पास्चर मीन्स घास का मैदान। तो इसका मतलब है अपने लिए एक अच्छा विकल्प तलाश करना, अच्छे विकल्प की तलाश करना, अच्छे विकल्प की तलाश करना। उसके बाद लिखा हुआ है, ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर इन नाइबर्स यार्ड। लिखा, पढ़ने से आपको समझ में आ रहा होगा, ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर इन नाइबर्स यार्ड, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पड़ोसी की जो हर चीज़ है वो अच्छी लगती है, पड़ोसी की हर चीज़ अच्छी दिखाई देती है। लिखा हुआ है, ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ग्रीनर इन द नाइबर्स यार्ड। तो इसका मतलब ये है पड़ोसी की हर चीज़ अच्छी दिखाई देती है, पड़ोसी की हर चीज़ मतलब पड़ोसी की हर चीज़ अच्छी ही दिखाई देती है। चलिए उसके बाद अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे ये देखिए पोस्चर, वहाँ पे ये PA था, यहाँ पे PA था और यहाँ पे PO है। पोस्चर यहाँ पे PO है, वहाँ पे PA था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कर लेना है। पोस्चर या कॉन्टोर, CONTOUR, पोस्चर या काउंटर, कॉन्टोर। तो इसका क्या मतलब होता है? किसी भी इंसान की बॉडी का जो शेप होता है, बॉडी का साइज होता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन की बॉडी का साइज कुछ अलग है तो उनका पोस्चर, ये बॉडी पोस्चर है, ये बॉडी का कॉन्टोर है। तो इस तरीके से, जैसे कि ऋतिक रोशन की बॉडी का पोस्चर कुछ अलग है, और जो है हर इंसान की बॉडी का पोस्चर अलग अलग होता है। तो इन दोनों वर्ड का क्या मतलब है कि बॉडी का साइज, बॉडी का साइज जो होता है वो इन दोनों का यही मतलब होता है। उसके बाद लिखा हुआ है मैमल्स। मैमल्स मीन्स क्या होता है? जो स्तनधारी होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, उनका मतलब होता है मैमल्स, स्तनधारी, स्तनधारी। अगर आप लोग नोट करते हो तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद लिखा हुआ है नॉक्ट्यूर्नल। नॉक्ट्यूर्नल मीन्स क्या होता है? जो क्रिएचर रात में चलते हैं, जो क्रिएचर रात में निकलते हैं उन्हें नॉक्ट्यूर्नल कहा जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है ड्यूरनल क्रिएचर। क्रिएचर मीन्स होता है जीव जंतु, कीड़े मकोड़े। जो ड्यूरनल, जो दिन में निकलते हैं उसे ड्यूरनल कहा जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है वर्टाब्रेट, वर्टाब्रेट या स्पाइन।